नमस्कार, मैं नीतू डवास, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुझेड़ी, फरीदाबाद से। बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 12वीं का भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और जो इसके प्रकार हैं उसके बारे में, हम उनकी विशेषताओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव बस्ती क्या होती है। मकानों या घरों का जो समूह होता है उसी को हम मानव बस्ती कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो एक ऐसा स्थान जो स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। मानव जब सभ्यता का विकास हुआ उस समय मानव जहाँ उसको जगह मिल जाती थी वो रह लेता था, प्रकृति की गोद में रहता था। लेकिन मौसम और बाकी चीज़ों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे मानव ने पहले गुफाओं में रहना शुरू किया, उसके बाद उसने कच्चे घर, झोपड़ियाँ बनाई और धीरे धीरे वो विकास करता हुआ पक्के मकानों और आज की जो मानव बस्तियाँ हैं उस रूप तक पहुँचा है। मकानों का जो आकार है और स्वरूप है वो समय के साथ साथ बदलता रहा है। मानव के कार्य बदलते रहे हैं, उसके आवास बदलते रहे हैं, लेकिन समय और स्थान के साथ निरंतर बस्तियां जो हैं वो बसती रही हैं और आगे भी बसती रहेंगी। कुछ बस्तियां जो हैं वो अस्थायी हो सकती हैं, जिसमें मानव सिर्फ कुछ समय के लिए निवास करता है, और बाकी जो बस्तियां होती हैं वो स्थायी होती हैं, जिसमें मनुष्य सदा के लिए रहता है। अब बात करते हैं कि मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है। मानव बस्ती के जो हैं 2 प्रकार होते हैं। पहली हैं ग्रामीण बस्तियां, दूसरी हैं नगरीय बस्तियां। अब ग्रामीण बस्तियां हैं उसको भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। अब गुच्छित बस्तियां जो हैं वो उनके आकार और प्रतिरूप के आधार पर भी हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ बस्तियां जो होती हैं वो रेखीय बस्तियां होती हैं, कुछ बस्तियां जो हैं वो गोलाकार होती हैं, कुछ बस्तियां जो हैं वो वर्गाकार होती हैं, कुछ बस्तियां आयताकार होती हैं और कुछ टी आकार की, यानी कि जैसे बस्ती बसी है और उसका स्वरूप ऊपर से हमें नजर आता है उसे हम कहते हैं उसके आकार और प्रतिरूप के हिसाब से रेखीय, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या टी आकार की बस्तियां। अब बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। नगरीय बस्तियां जो है वो विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और कार्यों के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। विकास के आधार पर हम कहेंगे कि प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर होते हैं, और जनसंख्या के आधार पर वो कस्बा है, शहर है, नगर है, महानगर है, मेगा नगर है, नगरीय संकुल है, सन नगर है या फिर विश्व नगरी है। इसके बाद कार्यों के आधार पर भी नगरों का विभाजन किया जाता है। जैसा उस नगर में कार्य होता है उसी हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे प्रशासनिक नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, परिवहन नगर हैं, वाणिज्यिक नगर हैं, खनन नगर होंगे, छावनी या गैरिसन नगर, धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। चलिए अब इनके इस प्रकार या वर्गीकरण को हम आगे अच्छे से समझते हैं, इसकी विशेषताओं को हम जानते हैं। अब हम मानव बस्ती के मुख्य प्रकार जो हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो मुख्य प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। किसी भी मानव निवास को हम ग्रामीण कहें या नगरीय कहें, इसके कई आधार हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य हैं जनसंख्या और आर्थिक आधार। ये दोनों आधार जो हैं अगर उस बस्ती में मौजूद हैं तो हम उसको ग्रामीण या नगरीय बस्ती कह सकते हैं। सबसे पहले ग्रामीण बस्ती की बात करें तो उस क्षेत्र की या उस जगह की, उस स्थान की जो जनसंख्या है वो 5000 से कम होनी चाहिए और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। इसके साथ साथ उस बस्ती में मुख्य जो आर्थिक क्रियाएं रहेंगी वो प्राथमिक क्रियाएं होंगी, जैसे कृषि होती हो, वहाँ पे पशुपालन करते हों लोग, या फिर खनन आदि जैसे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें लगे हुए हों, तो उस बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बस्ती जो है उनका सामाजिक आधार, सामाजिक ढांचा कैसा रहता है। वो है वहाँ की जो जनसंख्या होती है
उनका आपस में सामाजिक सक्रियता रहती है, मेल जोल रहता है। लोग जो हैं एक दूसरे घरों में आते जाते हैं, उनके सुख दुख में वो सहयोगी होते हैं। उनके जो तीज त्योहार होते हैं वो साथ में वो मनाते हैं। आपस में उनकी बोलचाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ की प्रशासनिक जो इकाई होगी वो होगी ग्राम पंचायत। उस बस्ती में अगर ग्राम पंचायत है तो उसको हम ग्रामीण बस्ती कहेंगे। अब बात आती है नगरीय बस्ती की। नगरीय बस्ती में यही आधार कौन कौन से होंगे? वहाँ की जनसंख्या जो है वो 5000 से अधिक हो और घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे ज़्यादा है तो वो बस्ती नगरीय बस्ती कहलाएगी। इसके साथ साथ उस बस्ती में द्वितीय क्रियाएं, तृतीय, चतुर्थक या पंचम प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं रहेंगी वो होनी चाहिए। वहाँ पे जो लोग हैं वो उद्योग धंधों में या किसी सर्विस में, विनिर्माण कार्य में या फिर अन्य सेवाओं में लगे होने चाहिए, तभी उसको हम नगरीय बस्ती कह सकते हैं। अब नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं उनकी सामाजिक जो सक्रियता होती है और उनका मेल जोल होता है वो कम होता है। वहाँ पे लोगों का जैसे बोलचाल है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे गांव में लोग आपस में आते जाते हैं एक दूसरे के घरों में, वैसे नगरीय बस्तियों में लोगों का आपस में मेल जोल कम रहता है। और जो प्रशासनिक इकाई होती है वहाँ की वो होती है नगर पालिका या नगर निगम। तो बच्चों, आपके एग्जाम में आपसे ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर पूछा जा सकता है। ग्रामीण बस्ती की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नगरीय बस्तियों की कौन सी विशेषताएं हैं, या किसी भी बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती या नगरीय बस्ती किस आधार पर कह सकते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से ये याद करना है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं और उनकी विशेषताएं हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों का जो प्रकार है वो होते हैं गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां यानी कि जिसमें घर पास पास हों। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो घर हैं वो एक दूसरे के पास पास बने हुए हैं, उनकी दीवारें आपस में लगी हुई हैं। तो ऐसी बस्तियां जो होती हैं वो गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। अब इन गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले होता है ये सहंत बस्तियां होती हैं, यानी इनके घर पास पास होते हैं, घर पास पास होते हैं और विभिन्न आकार के प्रतिरूप इनके होते हैं। इनके प्रतिरूप जैसे मैंने पहले भी बताया था, रेखीय, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार। अब जो ये बस्तियां होती हैं गुच्छित बस्तियां, ये मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बस्तियों के बारे में, आप इसको अपने निवास स्थान से कंपेयर करते हुए चलिए और उन विशेषताओं को देखिए कि क्या आप जहाँ रह रहे हैं वो उसमें मौजूद हैं, और उससे अंदाज़ा लगाइए कि आप एक ग्रामीण बस्ती में रह रहे हैं या एक नगरीय बस्ती में रह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने एग्जाम्पल भी लिखते हुए चलना है। अब देखिए, जो गुच्छित बस्तियां होती हैं, मैंने बताया था कि उनका आकार और प्रतिरूप अलग अलग होता है। इस पिक्चर में आपको जो गुच्छित बस्तियां हैं उनके विभिन्न प्रतिरूप, विभिन्न आकार की आकृतियों वाले बस्तियां आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहले है रैखिक बस्तियां। ये जो बस्तियां हैं ये नदी किनारे या फिर किसी सड़क के किनारे जब घर बन जाते हैं, पास पास घर बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? रैखिक प्रतिरूप। चौक पट्टी प्रतिरूप, जहाँ पर चौराहे पर उसके साथ साथ बस्तियां बसनी शुरू हो जाएं, वो होती है चौक पट्टी प्रतिरूप। अब तारे के आकार का प्रतिरूप, इसमें जहाँ पर गांव किसी बस्ती की मुख्य जो गलियां हैं वो एक जगह पे आके मिलती हैं चारों तरफ से, और उसके उन्हीं रास्तों के साथ साथ मकान बनते चले जाते हैं, तो ये बनती है तारे के आकार का प्रतिरूप। अब बात आती है टी आकार का प्रतिरूप। जब एक टी आकार की सड़कें आपस में जाती हैं, टी पॉइंट जहाँ पे बनता है, वहाँ पे जब मानव बस्तियाँ बस जाती हैं तो वो क्या बन जाती है? टी आकार की प्रतिरूप। अब बात आती है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या है? गांव के किसी केंद्रीय स्थल के चारों तरफ, केंद्रीय स्थल के चारों तरफ जब बस्तियां बसनी शुरू हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? वृत्ताकार प्रतिरूप। अब ये केंद्रीय स्थल गांव का तालाब,
कोई आसपास झील या फिर कोई मंदिर, ये चीज़ें वहाँ की केंद्रीय स्थान हो सकते हैं और उसी के चारों तरफ वहाँ पे बस्ती चली जाती है और लोग अपना घर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये बन जाती है वृत्ताकार प्रतिरूप। अब बात आती है दोहरा प्रतिरूप। ऐसा प्रतिरूप जिसमें इनमें से कोई भी दो प्रतिरूप जब साथ साथ नजर आने लगते हैं तो उसको हम दोहरा प्रतिरूप कह सकते हैं। अगला है अर्धगुच्छित बस्तियां। पहले हम गुच्छित बस्तियां पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम अर्धगुच्छित बस्तियां। ऐसी बस्तियां जिसमें किसी मुख्य बस्ती से कुछ घर या कुछ मकान थोड़ी दूरी पर जाकर बन जाए तो वो क्या कहलाती है? अर्धगुच्छित बस्तियां। जैसे ये मुख्य बस्ती है और इसी गांव के या इस बस्ती के जो घर हैं, मकान हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर आकर अपने घर बनाने शुरू कर लिए, वहाँ पे रहने लगे, लोग बस गए हैं, तो ये क्या बन गई? अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये बस्तियाँ होती हैं, ये सहत जो गांव होंगे उन्हीं का विखंडित रूप है। जैसे ये मुख्य बस्ती थी, यहाँ से लोग दूसरी आसपास की जगह पे गए, अपने घर बना लिए, तो क्या हो गया? इसी का विखंडन हो गया है, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई है, तो ये क्या कहलाती हैं? विखंडित रूप है ये इनका। दूसरा, यह इसमें क्या होगा? जो दूसरी तरफ गया है वो किसी एक विशेष वर्ग का समूह होगा जो गांव से थोड़ी दूरी पे जाके बस जाता है। अब तीसरा है ये स्थान जो है, ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदानी भाग जो होंगे गुजरात के और राजस्थान के कुछ भागों में ये बस्तियां बसी हुई होती हैं। आप भी अपने आसपास उदाहरण देखिए और पता लगाइए कि अर्धगुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के तीसरे प्रकार यानी पल्ली बस्तियों की। पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? ऐसे स्थान जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में विभाजित हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं पल्ली बस्तियां। जैसे ये एक बस्ती आपको नजर आ रही है यहाँ, इसमें क्या है? कुछ घर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ है, तो क्या है? ये भौतिक विभाजन हो गया। ये विभाजन जो है स्थानीय स्तर पर ही होगा, अलग अलग इकाइयों में बट जाएंगे और लोग इनको अलग अलग नाम से, जैसे पान्ना, पाली, नगला या ढाणी के नाम से जाते हैं। जो गांव में रहते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ही गांव में अलग अलग नाम से पान्ने बन जाते हैं, जिसमें वो रहता एक ही गांव है लेकिन उसका स्थानीय विभाजन हो जाता है अलग अलग इकाइयों में। लोग एक दूसरे के घरों को पान्ने के नाम से जान जाते हैं कि उस व्यक्ति का घर उस पान्ने में है, उस व्यक्ति का घर उस पान्ने में है, तो लोग ऐसे एक दूसरे को इस तरह से भी जानने लगते हैं। अब बात आती है, ये जो विभाजन है ये सामाजिक और मानवीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे स्थान जो हैं वो मध्य व निम्न गंगा के मैदान और हिमाचल की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। बच्चों, आप जो भी अभी इस चैप्टर में सुन रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, उसको अपने आसपास के वातावरण से जोड़ के देखिए, आप किस प्रकार की बस्ती में रहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के अगले प्रकार यानी प्रेषिप्त बस्तियों के बारे में। प्रेषिप्त बस्तियां क्या होती हैं? ये एकाकी बस्तियां होती हैं, यानी कि खेतों या चरागाह के रूप में विकसित होती हैं। किसी एक खेत में एक मकान बना हुआ नजर आएगा और फिर दूसरे दूर कहीं एक और घर बना हुआ नजर आएगा। ऐसी जो बस्तियां होती हैं वो एकाकी बस्तियां होती हैं। आप अपने आसपास भी ये चीज़ देख सकते हैं। जो लोग पहले मुख्य गांव में रहते थे वो क्या करते हैं? अपने खेतों में जाकर घर बना लेते हैं, और हर व्यक्ति तो अपने खेत में घर बनाता नहीं है, तो क्या करते हैं? कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो खेतों में जाकर अपने घर बनाकर रहने लगते हैं। तो क्या होता है? फार्म हाउस वहाँ पे बन जाते हैं और ये बस्तियाँ जो हैं वो एकाकी बस्तियों के रूप में हमें नज़र आती हैं। इस पिक्चर में आपको ये बस्तियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे एक घर यहाँ है और फिर काफ़ी दूरी पर चलकर एक घर ये है और फिर ये घर है। बाकी यहाँ पे चारों तरफ घास का मैदान या खुला एरिया हमें नज़र आ रहा है। ऐसी बस्तियां जो हैं वो मुख्य रूप से मेघालय, उत्तराखंड, केरल के कई भागों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार या प्रतिरूप के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं या मुख्य दशाएं कौन सी होती हैं। कोई भी बस्ती कहाँ पर बसेगी, किस प्रकार की रहेगी, उसका प्रतिरूप क्या होगा, उसके पीछे कुछ
कारक होते हैं जो उस बस्ती की बसावट में सहयोगी हो सकते हैं, तो हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं। सबसे पहले है भौतिक लक्षण। किसी भी क्षेत्र की भूभाग की प्रकृति कैसी है, कितनी ऊंचाई पर है, जलवायु का कैसा प्रभाव है वहाँ पर, और जल की उपलब्धता कितनी है वहाँ पे, इस आधार पर कोई बस्ती वहाँ पर बसेगी या नहीं बसेगी निर्भर करता है। अगर भूभाग की प्रकृति ठीक है, मैदानी भाग है, समतल भाग है, तो लोग वहाँ पे बसावट करना शुरू कर देते हैं, अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थान पर लोग कम रहते हैं। ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जो लोग जाकर रहना शुरू कर देते हैं। नीचे ढलान वाले क्षेत्र पे या तलहटी में लोग नहीं रहते क्योंकि बाढ़ का खतरा रहता है। जलवायु अगर सम जलवायु है, लोग वहाँ पे रह पाएंगे जलवायु के प्रभाव में भी, तो वहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं। और जल की जहाँ पे उपलब्धता रहेगी, ये तो सबसे मुख्य तत्व है। अगर जल ही नहीं है तो लोग वहाँ पर रहेंगे नहीं। इसीलिए जो हमारी मानव सभ्यताएं थी शुरुआत, वो नदी घाटियों के किनारे ही शुरू हुई थी। अब बात है दूसरे कारक की, यानी सांस्कृतिक कारक। किसी भी स्थान की सामाजिक संरचना, जाति और धर्म पर भी कई चीज़ें निर्भर करती हैं। बस्तियां वहाँ पे बसेंगी या नहीं, ये भी निर्भर करता है। सुरक्षा संबंधी कारक भी हो सकते हैं, जैसे चोरी डकैती के डर से लोग क्या करते हैं, पास पास घर बनाना शुरू कर लेते हैं ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। जहाँ पर राजनीतिक अशांति हो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ दंगे रोज रोज भड़कते हैं, वहाँ से लोग क्या करेंगे, प्रवास भी कर जाते हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करते। खुद का घर होते हुए भी वहाँ से लोग चले जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मौका मिलता है तो वो ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगा जहाँ पे राजनीतिक अशांति हो। इसीलिए ये कारक बस्तियों की बसावट में मुख्य रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। बाकी है अन्य सुविधाओं की उपलब्धता। जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे बस्तियां जो हैं वो बसनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। नगरीय बस्तियां मैंने बताया था जिनकी जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो, जहाँ पे कोई नगर निगम, नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाई हो और वहाँ के लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ या पंचम क्रियाओं में लगे हुए हों। अब बात करते हैं भारत की नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। ये 3 आधार पे हम करते हैं। पहला है विकास के आधार पे, फिर दूसरा जनसंख्या के आधार पे, और फिर तीसरा करते हैं हम कार्यात्मक वर्गीकरण। आइए जान लेते हैं सबसे पहले विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सबसे पहले है प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर जब मानव सभ्यताओं के बसावट शुरू हुई थी और उसके बाद से लेकर मध्यकालीन युग जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक कुछ बस्तियां जो हैं वो बसी थी। उसमें से कई जो है नगरों में परिवर्तित हो गई थी, उन्हीं को हम प्राचीन नगर कहते हैं। जैसे वाराणसी, जिसे हम आज बनारस के नाम से जानते हैं, वो क्या है, प्राचीन नगर है, प्राचीन काल में बसा हुआ एक नगर है। प्रयाग, जिसको आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, ये भी प्राचीन नगर है। पाटलिपुत्र, पटना, ये भी प्राचीन काल में बसे हुए नगर हैं, इसीलिए हम इनको प्राचीन नगर कहते हैं। इतिहास में हम ये तीनों काल पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो उन्हीं कालों में जो नगर बसे हैं उनको हम उसी नाम से जानते हैं। अब बात आती है मध्यकालीन नगर। मध्यकाल कौन सा है, जिसमें मुगल सल्तनत हमने पढ़ी है, और ऐसी ही राजा, हमारे महाराजा जो हुए हैं, उन्होंने जो नगर बसाए हैं उनको हम मध्यकालीन नगर के नाम से जानते हैं। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, जयपुर, नागपुर, ये मध्यकाल में विकसित हुए नगर हैं, तो इसीलिए इनको हम मध्यकालीन नगर के नाम से जानते हैं। अब बात है आधुनिक नगर की। आधुनिक नगर जो हमारी स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, उस समय जो नगर विकसित हुए हैं उनको हम आधुनिक नगर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने प्रारंभ में व्यापार के लिए कुछ नगर बसाए थे, कुछ बस्तियां बसाई थी। उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद भी कुछ नगर विकसित हुए हैं और अब भी नगरीय बस्तियां जो हैं वो विकसित हो रही हैं। इनको हम आधुनिक नगर के नाम से जानते हैं। इसमें सूरत, दमन, गोवा,
पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, गांधीनगर, दुर्गा, भिलाई जैसे नगर आते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कैसे होता है। सबसे पहले है कस्बा। हमने बात की थी कि नगर की परिभाषा क्या है, सबसे पहले कि जो 5000 से ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो उसको हम नगर का नाम दे देते हैं। अब इसमें जो पहली स्टेज है वो है कस्बा। इसके बाद जब जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बन जाता है शहर, और इसके बाद जब उसी नगर की जनसंख्या बढ़ती रहती है और वो जनसंख्या 1 लाख से पार कर जाती है और 10 लाख तक वो जनसंख्या रहेगी तो उसको बोलते हैं हम प्रथम नगर। जब जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक के बीच हो जाए तो उस नगर को हम बोलते हैं महानगर। अब जनसंख्या 50 लाख से अधिक अगर हो जाती है तो उसको हम मेगा नगर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नगरीय संकुल क्या होता है, जिसमें नगर या महानगर अगर विस्तरित होते रहें तो उसी को हम क्या कहते हैं, नगरीय संकुल। ये नगरीय संकुल नगरों और महानगरों के विस्तार द्वारा निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं सन्नगर की। 2 या 2 से अधिक नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सन्नगर। जब 2 नगरीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाएं तो क्या कहलाएंगे, सन्नगर। याद रखना, पेपर में ये एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। इससे बात करते हैं विश्व नगरी की। विश्व नगरी यानी बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है। इसमें अनेक जो सन्नगर हैं या 2 सन्नगर हैं या सन्नगरों का जो समूह बन जाएगा उसको हम कहते हैं विश्व नगरी। बच्चों, अब आपको जो मैंने ये बताए हैं कस्बा से लेकर विश्व नगरी तक जो नगरों के प्रकार हैं जनसंख्या के आधार पर, आप इसके एग्जाम्पल खुद अपने आसपास के कस्बे या शहर से अंदाज़ा लगाइए कि आपका जो आसपास का शहर है या कस्बा है या नगर है कितनी जनसंख्या है और वो इनमें से किसके वर्गीकरण में आता है। और अपने आप इसके एग्जाम्पल भी आप लिखिए। आप इसमें एग्जाम्पल में नगरीय जो संकुल है, नगरीय संकुल में बता देती हूँ। नगरीय संकुल है जैसे हमारा दिल्ली का जो प्रभाव क्षेत्र है वो इसके आसपास के राज्यों पर भी पड़ रहा है और इसको हम NCR के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से नगरीय संकुल का ही रूप है, यानी नगर या महानगर जो है वो विस्तरित हो रहा है, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं कार्यात्मक नगरों के वर्गीकरण की। कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि जिस नगर में जिस कार्य की प्रधानता ज़्यादा रहेगी वो नगर उसी नाम से फेमस हो जाता है, उसी आधार पे उसका नाम पड़ जाता है। इसमें सबसे पहले प्रशासनिक नगर, ऐसे नगर जिनमें प्रशासन से संबंधित कार्य होते हों, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, किसी भी राज्य की राजधानी है, वहाँ पर क्या होगा, प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं उस राज्य के, देश के, तो क्या है वो प्रशासनिक नगर। ये जो क्षेत्र होंगे इसमें उच्च स्तर के प्रशासनिक कार्य होते होंगे। दूसरा है औद्योगिक नगर, यानी कि ऐसे नगर जहाँ पे औद्योगिक कार्य मुख्य रूप से होता है, जैसे मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, ये ऐसे नगर हैं जहाँ पे उद्योगों से संबंधित काम ज़्यादा है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं और ये इसी नाम से फिर प्रसिद्ध हो गए। अब बात है परिवहन नगर की। ऐसे नगर जहाँ पे परिवहन का कार्य ज़्यादा होता है, जैसे विशाखापट्टनम है, यहाँ से एक अपने देश से, भारत से दूसरे देशों में व्यापार होता है। कोची है या फिर मुगल सराय कह लो, यहाँ पर क्या होगा, परिवहन का ये गढ़ है, परिवहन नगर नामों से ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब बात है वाणिज्यिक नगर की। वाणिज्यिक नगर यानी जहाँ पे व्यापार का कार्य ज़्यादा होता है, बिजनेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिटीज़ क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक नगर। इसमें कोलकाता, सहारनपुर जैसे जो नगर हैं वो इसमें आते हैं। अब बात करते हैं खनन नगर की, जहाँ पे खनन से संबंधित कार्य होते हैं, कच्चा माल जहाँ से निकाला जाता है, खदानें जहाँ पे होती हैं, ये नगर किस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, खनन नगरों के नाम से। इसमें जैसे रानीगंज, झरिया, ये मैं 2-2 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, 2-2, 3-3, आपको इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल अपने आसपास नज़र आ जाएंगे। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, आपको इनमें से इनके उदाहरण ढूंढने हैं। अब बात है छावनी या गैरिसन नगर की। ऐसे नगर जो सेना के लिए, जो
स्थान घोषित कर दिए जाते हैं जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग का काम चलता है, उनके आवास के स्थल होते हैं, उनको हम छावनी या गैरिसन नगर के नाम से जानते हैं। आपके बुक में अभ्यास में भी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैरिसन नगर क्या होते हैं। तो जो हमारे छावनी नगर हैं, जो हमारी सेना से संबंधित जहाँ पे कार्य होते हैं, वो हैं छावनी या गैरिसन नगर। जैसे अम्बाला, इसको हम अम्बाला कैंट के नाम से जानते हैं। अम्बाला मुख्य शहर है और अम्बाला के अंदर ही अम्बाला कैंट है, जिसको जहाँ पर हमारी सेना से संबंधित ट्रेनिंग और आवास है। तो ये जितने भी छावनी नगर होंगे, इनको इंग्लिश में हम कैंट के नाम से जानते हैं, कंटेनमेंट। और इसके बाद जालंधर कैंट। अब है धार्मिक नगर। ऐसे नगर जो धार्मिक स्थल बन जाते हैं और उसी के नाम से फेमस हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं धार्मिक नगर। जैसे मथुरा, कुरुक्षेत्र, तिरुपति, हरिद्वार, ये सब स्थल क्या हैं? धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर लोग धर्म से संबंधित कार्यों के लिए जाते रहते हैं। तो इसी को हम धार्मिक नगर कहते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक नगर की। ऐसे नगर, ऐसे स्थान जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे रुड़की, अलीगढ़, इलाहाबाद, ये बहुत प्राचीन केंद्र हैं शिक्षा के, तो इसीलिए इनको शिक्षा नगर के नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन नगर की। ऐसे नगर जो जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो पर्यटन नगर बन जाते हैं। जैसे शिमला, नैनीताल। अब आप इनके एग्जाम्पल खुद भी देखिए, आप सब इन चीज़ों से परिचित हैं। अब बात आती है, क्या ये नगर जो हैं वो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए फेमस है? फेमस तो वो हो गए, जैसे प्रशासन के लिए कोई फेमस हो गया, उद्योगों के लिए फेमस हो गया, परिवहन के लिए फेमस हो गया, वाणिज्यिक आधार पर फेमस हो गया, खनन के लिए कोई फेमस हो जाता है, छावनी नगर बन जाते हैं, धार्मिक नगर हो गए, शैक्षिक या पर्यटन नगर। लेकिन क्या इन नगरों में सिर्फ यही कार्य चलते हैं, बाकी अन्य कोई कार्य नहीं चल सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रशासनिक नगर है दिल्ली और चंडीगढ़, तो क्या वहाँ पे सिर्फ प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं? नहीं, प्रशासन से संबंधित कार्य तो वहाँ का मुख्य कार्य है, जिस नाम से ये नगर प्रशासनिक नगरों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता है। वहाँ पे लोगों को सामान खरीदना है तो वहाँ व्यापार भी होता है। अगर वहाँ पे परिवार रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको एजुकेशन के लिए स्कूल की भी आवश्यकता है, यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में ये सब कार्य भी होते हैं। अब लोग ऐसे स्थलों पर, अगर कोई भी घूमने का स्थान है, तो लोग वहाँ पर घूम कर भी आते हैं। और यहाँ पे धर्म से संबंधित कार्य, यानी कि जैसे मंदिर है, वहाँ पे कहीं पे पूजा अर्चना भी होती है, तो ये सारे काम भी चलते रहते हैं। तो एक जो मुख्य नगर है, वहाँ पे मुख्य कार्य एक है, जैसे प्रशासनिक हो गया, औद्योगिक हो गया, परिवहन हो गया, वाणिज्यिक हो गया, खनन हो गया। लेकिन इन कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी चलते रहते हैं। इसीलिए जितने भी नगर हैं वो मुख्य कार्य होते हुए भी बहुप्रकार्यात्मक बन जाते हैं। अब बात आती है नियोजित नगर की। नियोजित नगर क्या होते हैं? नियोजित यानी प्लान्ड। ऐसे नगर जो किसी योजना के तहत बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं नियोजित नगर। ऐसे नगरों के लिए जब उनका विकास किया जाता है, तो पहले से ही योजना बना ली जाती है कि वहाँ पे जो मकान रहेंगे वो किस क्षेत्र में बनेंगे, किस प्रकार के बनेंगे, कितनी मंजिल के बनने हैं, या कहाँ पर स्कूल बनाना है, कहाँ पे मॉल बनाना है, कहाँ पे मार्केट बनानी है, कहाँ पे पार्क बनाने हैं, सड़कें कैसी बनानी हैं, और कहाँ पे वहाँ का मुख्य केंद्र रहेगा उस नगर का। ये सब चीज़ें पहले से ही प्लान की जाती हैं, उसके बाद उस नगर का विकास किया जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं नियोजित नगर। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़, ये पहले से ही बने हुए नियोजित नगर हैं। अब बात आती है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी क्या होता है और स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? ये मिशन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नए नए शहरों को बढ़ावा देना है, नए नए शहर बसाने हैं, और जिसमें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी है सभी लोगों को। उनकी मुख्य आधारभूत जो सुविधाएं रहेंगी वो सभी को प्राप्त होंगी। नागरिकों का जो जीवन है वो बेहतर बनाना इनका उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य
स्मार्ट समाधानों का प्रयोग करना है। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए स्मार्ट समाधान यूज करने हैं। प्राकृतिक आपदाओं का कम जोखिम हो ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है स्मार्ट सिटी का उद्देश्य। कम संसाधनों का प्रयोग करके सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराना स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है। सतत और समग्र विकास करना, यानी कि एक स्थायी और लगातार बढ़ता हुआ विकास करना है। और मॉडल रूपी क्षेत्र का विकास करना जो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। एक ऐसा क्षेत्र का विकास करना है जो अन्य बसने वाले शहरों के लिए मॉडल के रूप में उभर के आए, एक लाइट हाउस का काम करे। ये है स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य, यानी कि एक ऐसा सिटी जो जहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो स्मार्ट तरीके से होगी, जिसमें संसाधन जो हैं वो अच्छे से यूज़ होंगे, कम संसाधनों में ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी की जाएं और समाधान जो है वो स्मार्ट हों और प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं उनका जोखिम कम रहे। अब बात आती है इसके अभ्यास के प्रश्नों की। अब तक जो आपने पढ़ा इसमें उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। जैसे मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनका वर्णन करना है, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उदाहरण सहित करना है, कितने प्रकार की होती हैं और उनके उप प्रकार क्या क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन करना है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अभ्यास में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं आपको कराती हूँ अभी। गैरीसन नगर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि गैरीसन नगर छावनी नगर को ही कहते हैं, जहाँ सेना से संबंधित ट्रेनिंग या फिर आवास के लिए स्थान होते हैं उनको हम गैरीसन नगर कहते हैं। इनके प्रकार ये जो सेना के लिए होंगे। अब दूसरा है, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? नगरीय संकुल क्या होता है? जब एक नगर या महानगर का आसपास के क्षेत्र में विस्तार होना शुरू हो जाए तो क्या कहलाता है? वो नगरीय संकुल। तो हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के जो नगर हैं उनका क्षेत्र, उनका प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्रों पे अगर पड़ रहा है, उनकी क्रियाओं से संबंधित हों, आर्थिक क्रियाएं हों या अन्य सामाजिक हों, उनका प्रभाव वहाँ तक जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो नगरीय संकुल हो सकता है। अब बात है मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक हो सकते हैं? मरुस्थल जो है वहाँ पर गांव की अवस्थिति, वहाँ पे गांव जहाँ बसेगा उसका मुख्य कारक क्या रहेगा? मरुस्थलों में क्या रहेगा? जल। मुख्य चीज़ की क्या आवश्यकता है वहाँ? जल की, क्योंकि मरुस्थल में जल की कमी होती है, इसीलिए वो मरुस्थल में कन्वर्ट हुआ है। जहाँ पर भी जो जल है वो उपलब्ध रहेगा तो वहाँ पे क्या है? मरुस्थलों में बस्तियों की बसावट शुरू हो जाती है। अब बात आती है महानगर क्या होते हैं? ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो वो क्या कहलाते हैं? महानगर। ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? महानगर क्या होता है? एक ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, 50 लाख तक होती है, तो वो महानगर कहलाता है। लेकिन नगरीय संकुल क्या है? एक नगर या महानगर जब अपने आसपास के क्षेत्रों पर, अपने आसपास के राज्य हों या अन्य नगर हों, उन पर जब अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है तो उसको हम नगरीय संकुल कहते हैं। अब है इसके लॉन्ग क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना करो। जो ग्रामीण बस्तियां आपने पढ़ी हैं उनमें क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो इसमें आपको बतानी है। विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदायी कारक, ये आप पढ़ चुके हैं। भौतिक कारक, सुरक्षा से संबंधित कारक, सामाजिक कारक इसमें आएंगे, सांस्कृतिक कारक। क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? ये मैंने आपको बताया प्रकार्यात्मक वर्णन के दौरान कि क्या एक प्रकार के नगर की आप कल्पना कर सकते हैं, और अगर नहीं तो नगर बहु प्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस नगर में रहने वाले लोगों को, वहाँ पर आने वाले लोगों को अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता है। इसीलिए वहाँ पर जो नगर है उसमें बाकी कार्य भी धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, तो वो नगर क्या बन जाता है? बहुप्रकार्यात्मक हो जाता है। अच्छा बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।